हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वीडियोज आपको 18 नवंबर के बाद मिल रही है, बट मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्क होने के कारण आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियोज ऑफ डेली करंट अफेयर्स, बट उसको हम कंपनसेट करेंगे आज के इस लेक्चर में। एंड 17 नवंबर वाले जो डेली करंट अफेयर्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुल्स अप सेंटर ओवर इंटरनेट शटडाउन। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इंटरनेट शटडाउन के जो इवेंट्स है वो काफी ज्यादा हो रहे थे, एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है दैट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, उन्होंने बेसिकली सेंटर को इंटरनेट शटडाउन के ऊपर बेसिकली कह सकते हो कि बातें कही हैं। एंड जब हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन की, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जानबूझकर जब डिसरप्ट किया जाता है इंटरनेट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, तो हम कहते हैं इंटरनेट शटडाउन। तो ये जरूर याद रखना है, इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और जब डिसरप्शन हो जाएगा तो इसका मतलब आप कोई मैसेज नहीं भेज सकते, आप कहीं इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, एंड आप कहीं कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात इंटरनेट शटडाउन के लिए ये है कि ये आपका कोई पार्टिकुलर लोकेशन के लिए, पार्टिकुलर एरिया के लिए किया जाता है। ऐसा मतलब कहने का ये है कि अगर इंटरनेट शटडाउन की गई है तो हो सकता है वो एक डिस्ट्रिक्ट हो, एक टाउन हो, एक विलेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश में इंटरनेट शटडाउन हो जाए। तो ये जरूर याद रखनी है ना। तो इट कैन बी फॉर ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन और लोकेशन सो दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सके। एंड इट कैन बी काउज्ड बाय इंटरनेट ब्लैकआउट्स, सोशल मीडिया शटडाउन्स, यानी कि सोशल मीडिया शटडाउन हो जाए, सोशल मीडिया आपका ऑपरेट नहीं होगा, आप चलाओगे भी नहीं चलेगा, तो मैसेज नहीं भेज सकते। या फिर थ्रॉटलिंग यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना, थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग में होता ये है कि आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी तो दी गई है, लेकिन 2G स्पीड से ज्यादा आप चला ही नहीं सकते, है ना। 3G 4G के स्पीड में नहीं चला सकते, वीडियोज नहीं चला सकते, बड़ा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं थ्रॉटलिंग की कंडीशन। एंड ये जो आपके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने क्या की इश्यूज हाईलाइट किए हैं, क्या जो मेजर इश्यूज है उन्होंने हाईलाइट किए। तो पहली बात आपको याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है आपको, कि जब इंटरनेट का सस्पेंशन या फिर शटडाउन किया जाता है तो ये लोकल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है, बिकॉज आजकल का जो सिस्टम है इकोनॉमी का वो डिजिटली इंटीग्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो सर्विस सेक्टर है और जो इंटरनेट के थ्रू वर्क होता है, बैंकिंग सिस्टम ले लो, ये सब आपका इंटरनेट के ही माध्यम से कार्य होता है। तो यस, इट अफेक्ट द लोकल इकोनॉमी, हेल्थ केयर सर्विसेज को भी अफेक्ट कर सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एजुकेशन इसको तो प्रभावित करता ही है। और कोरोना क्षेत्र में, कोरोना काल के समय में आपको पता है एजुकेशन डिजिटली हुई थी, एंड अगर इंटरनेट शटडाउन हो जाए तो आपका डिजिटल एजुकेशन चल नहीं सकता। तो ये याद रखना है आपको कि क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे निकल कर आते हैं। तो यस, आपके बड़े डायमेंशन को ये अफेक्ट करता है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, एजुकेशन हो, लोकल इकोनॉमी को तो अफेक्ट करता ही है। एंड आप देख लो यहाँ पर आपको कुछ डाटा दी गई है सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, जो ये सारे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लगभग 2.45 करोड़ पर आवर, आप देख लो 2.45 करोड़ पर आवर उन्होंने लूज किया है इन एवरी सर्किल एरिया जहां पर इंटरनेट शटडाउन हुआ था या फिर थ्रॉटलिंग हुई थी। यानी कि जो आपके इंटरनेट कंपनीज है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको तो नुकसान होता ही होता है। तो किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी, हमारे कंपनीज को इफेक्ट होता है ये देख रहे हो। एंड अदर बिजनेसेस जो इंटरनेट पर रिलाई करते हैं वो आपका 50% अप टू 50% ऑफ दिस अमाउंट वो लूज कर सकते हैं, आप देख सकते हो, है ना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इशू ये निकल कर आई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कि जो शटडाउन फ्रिक्वेंटली की जाती हैं उसके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कि जब मन किया तब शटडाउन कर दिए, किसी भी इश्यू पर शटडाउन कर दिए, तो नो कोहेरेंट रूल्स डिक्टेटिंग दिस शटडाउन। तो ये याद रखनी है आपको कि कोई कोहेरेंट रूल नहीं है कि हाँ भाई साहब ये पैरामीटर्स है, ये ग्राउंड है, अगर ये फुलफिल हो रहा है तो यस इंटरनेट शटडाउन की कंडीशन क्वालिफाई हुई और हमने शटडाउन किया।
एंड क्रिटिसाइजिंग द टेलीकॉम मिनिस्ट्री फॉर नॉट कंडक्टिंग द इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑन द मैटर। तो जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उनको भी क्रिटिसाइज की गई कि इन्होंने प्रॉपर इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं करते हैं ऑन दिस मैटर, कि इसके क्या नुकसान है, क्या आपके लॉस हुआ है। तो ये इन्हीं को हम कहते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। क्या रिकमेंडेशन है तो देख सकते हो, एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ बैनिंग ऑफ सेलेक्टिव सर्विसेज, यानी कि ऐसा ना हो कि पूरा इंटरनेट शट डाउन कर दो, कि कुछ भी एक्सेस ना हो सके तो आप सेलेक्टिव सर्विसेज को बैन कर दो। जैसे आपको लगता है कि मैसेजिंग ना होनी चाहिए तो फेसबुक बैन कर दो उस रीजन में, उसके सर्विसेज को डाउन कर दो, व्हाट्सएप को डाउन कर दो। ऐसे हो सकते हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं टेररिस्ट या फिर एंटी सोशलिस्ट एलिमेंट्स के द्वारा, रेदर कि हम इंटरनेट को एज ए होल शट डाउन करें। दूसरा कि देयर शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसा कि मैंने आपका बताया कि जो शटडाउन अगर होता है तो ये आपका शटडाउन को रिव्यू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी होना चाहिए फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो रिव्यू करेगा इंटरनेट शटडाउन को। एंड क्या लीगल प्रोविजन है रिलेटेड टू द इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया, तो आप देख सकते हो 2017 तक, यानी कि बिफोर 2017 एंड 2017 इटसेल्फ, अधिकांशतर ये जो इंटरनेट शटडाउन के केसेस है सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी एंड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत गवर्न की जाती थी। लेकिन 2017 में आप देख सकते हो टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स लाई गई एंड ये नोटिफाई की गई। एंड ये रूल नोटिफाई करने के बावजूद गवर्नमेंट ने आपका जो ब्रॉड पावर्स है जो सेक्शन 144 के अंतर्गत प्रोवाइड करी गई है एज कंपेयर टू द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, उसका इस्तेमाल किया गया। एंड ये जो न्यू रूल्स लाई गई वो नोटिफाई की गई बाय अमेंडिंग द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को अमेंड करके ये न्यू रूल्स लाई गई थे। एंड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो पार्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं एंड क्या लीगल प्रोविजन है इंटरनेट शटडाउन का। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या सजेशन देते हो आप इंटरनेट शटडाउन से डील करने के लिए। एंड दूसरा आपका नीति आयोग लिस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग ने कुछ सर्टेन मेजर्स बताए हैं कि कैसे हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये जो रिकमेंडेशन है ये रिलीज की गई है एज ए पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट के तहत। एंड ये आपका नीति आयोग का जो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल यानी कि 7 एजुकेशन इनिशिएटिव है, उसके फाइंडिंग के आधार पर ये रिकमेंडेशन निकाली गई है। तो जब हम बात करते हैं 7 एजुकेशन यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ये 2017 में लॉन्च की गई थी सो दैट आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड ये अच्छे से याद रखना है 7 इनिशिएटिव के तहत बेसिक एम यही था कि आइडेंटिफाई करो और 3 रोल मॉडल स्टेट्स बनाओ। और ये 3 रोल मॉडल स्टेट जो आइडेंटिफाई किए गए और इसको बनाने की बात जो की गई थी, बनाने की मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में इनको महारत हासिल दिला दो, तो वो है आपके झारखंड, ओडिशा, एमपी एंड स्कूल एजुकेशन सेक्टर में यहाँ ट्रांसफॉर्म ला दो। एंड ये रिपोर्ट भी की गई है कि इससे आपका एजुकेशन सिस्टम जो है 3 स्टेट्स में वो इम्प्रूव हुआ है 20% से ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो इस स्कीम का थोड़ा बेनिफिट तो हुआ है। एंड बेसिक एम अगर हम बात करें तो कंट्री की जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं आपको पता है कितनी ज़्यादा क्वालिटी की डिमांड करती है, तो उसको इम्प्रूव करने की दिशा में ये एक आपका स्कीम था। एंड स्पेशली लर्निंग आउटकम, व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग आउटकम तो ये होता है कि मैंने इनपुट तो दिया लेकिन आप भी देखते होगे कि आउटपुट उतना नहीं आ पाता। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 क्लास का बच्चा है तो अगर उनको 1 क्लास का बुक मटेरियल रीड करने दिया जाए तो नहीं रीड कर पाते हैं, ये आपका क्वालिटी कंस्ट्रेंट आता है। तो ऐसी स्थितियों से सुधार लाना, ठीक है, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। एंड दूसरी इशू ये आ रही है कि अगर हम देखें आपका एसेसिबिलिटी की तो नियर यूनिवर्सल प्राइमरी स्कूल एसेस है, 96% जो बच्चे हैं एज ग्रुप में वो एसेस कर पाते हैं प्राइमरी स्कूल एजुकेशन को, लेकिन लर्निंग क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि सिवियर है, काफ़ी खराब है।
और ये हाईलाइट किया गया है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन सर्वे 2019 के एनालिसिस से एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एनालिसिस से। और कल ही मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था 18 नवंबर वाली, जिसमें ASER के रिपोर्ट हमने पढ़े थे, जो कहीं ना कहीं एनरोलमेंट रेशियो को तो बढ़ाते दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, डिजिटल एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, वो नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हो ये जो रिपोर्ट है, इन्होंने कहाँ कहाँ इंटरवेंशन करने की बात करी सो दैट हमारा जो स्कूल एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो 5 महत्वपूर्ण एरियाज में रिफॉर्म की जरूरत है। पहली बात तो एकेडमिक रिफॉर्म्स करो, है ना। एकेडमिक रिफॉर्म्स यानी कि स्कूल में सुधार लाओ, क्वालिटी में सुधार लाओ, एंड आउटकम पर बेसिकली ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन कैपेसिटी, जो ह्यूमन की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, वो स्किल से, ट्रेनिंग से हो सकती हैं। एंड फॉर एग्जांपल आपके जो टीचर्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है सो दैट उनकी कैपेसिटी एक्सप्लोर हो सके, कि वो स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझाए एंड जो स्टूडेंट से बेटर तरीके से समझे एंड आउटकम में इंक्रीमेंट हो। एंड स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ड्राइविंग द अकाउंटेबिलिटी एज वेल, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी जरूरी है। पता चला कि जो कुछ टीचर्स हैं जो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नहीं दे पाते, एंड कहीं ना कहीं वहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड क्रिएटिंग ए शेयर्ड विजन फॉर चेंज एज वेल। तो ये हमने देखा स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिलीवरी सिस्टम, ड्राइव अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथन ह्यूमन कैपिटल। तो ये तरीका है, आप आंसर राइटिंग ऐसे भी बेसिकली जल्दी में ऐसे कर सकते हो तो अच्छा लगेगा। सो इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इश्यूड एडवाइजरी फॉर स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी टू डील विद द केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड वुमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक साल आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए अच्छे से फोकस करना है। जो भी रिसेंट इवेंट हो रहे हैं इनको अच्छे से फोकस करना है। तो क्या न्यूज में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी इश्यू कर दी है कि कैसे हम कैपेसिटी को स्ट्रेंथन कर सके सो दैट जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम से उनमें सुधार ला सके, उनको कम किया जा सके, अल्टीमेटली खत्म किया जा सके। तो ये जो आपका एडवाइजरी है वो आपका कहाँ से आया है, तो जो रिकमेंडेशन दी गई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, हमने डिस्कस भी किया था, उसके बाद आपका ये एडवाइजरी जारी की है कि कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे मैकेनिज्म को, सिस्टम को टू डील विद द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और उसके लिए आपको सबसे पहली बात तो डाटा पता होनी चाहिए कि क्या स्थिति है वुमेन क्राइम को लेकर। तो NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार आप देख सकते हो, इनके डाटा को अगर देखें तो जो क्राइम के केसेस है विच इज रिपोर्टेड अगेंस्ट द वुमेन इन सिटीज वो डिक्लाइन हुई है। यहाँ पर रिपोर्टिंग केसेस की बात हो रही है, रिपोर्टिंग केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वुमेन वो डिक्लाइन हुआ है 8.3% से 2020 में, अगर हम 2019 के कंपैरिजन की बात करें। एंड क्यों आपका डिक्लाइन हुआ है, तो एक तो कोविड-19 लिंक्ड रेस्ट्रिक्शन है ना, कि बाहर नहीं जा सकते और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, दैट्स वाई यहाँ पर एक मेजर कारण बताया गया। ठीक है, तो डाटा आप हाईलाइट कर सकते हो, केसेस ऑफ क्राइम रिपोर्टेड अगेंस्ट वुमेन इन सिटी, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण जो महिलाएं से हैं वो सब घर में थी, तो सेफ जोन में थी कहीं ना कहीं, ये आप समझ सकते हो। एंड सजेस्टिव मेजर्स क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, पहली बात तो ये कि पुलिस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो कारण भी जिसके तहत ये बताई जाएंगी कि आखिरकार जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है उसके रिपोर्टिंग में डिले क्यों हुआ, तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि व्हाई देयर इज अ डिले इन रिपोर्टिंग द क्राइम अगेंस्ट वुमेन बाय द फैमिली मेंबर्स। साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, यानी कि जो रीजन बेसिकली आपने बतानी है कि डिले क्यों हुआ, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर भी। एंड जो आपका PSC है यानी कि पब्लिक स्टैंडिंग कमिटी, इन्होंने कहा है कि जो नॉन रजिस्ट्रेशन है कंप्लेंट का, यानी कि कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, यही एक मुख्य कारण है डिले का, एज वेल एज डिले मतलब डिनायल ऑफ जस्टिस का टू द विक्टिम एज वेल एज द विक्टिम्स फैमिली। एंड एक हैंडबुक बेसिकली कौन से टॉपिक पर, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसे ट्रेनिंग मॉड्यूल में होना चाहिए। जो भी पुलिस पर्सनल बेसिकली ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके मॉड्यूल में होना चाहिए। तो क्या एक सजेशन आया है, तो हैंडबुक ऑन वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ट्रेनिंग मॉड्यूल सो दैट पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग दी जा सके कि वुमेन रिलेटेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे करनी है, कैसे उन जो क्राइम है उनको डील करना है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली
स्टेट्स का भी ध्यान आकर्षित करवाया है कि जो क्राइम एनालिटिक्स यूज की जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा इन प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम, उसको आप भी अपनाओ और आप भी अपने स्टेट में जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम है उसको कम कर सकते हो। बिकॉज ये जो आपका क्राइम एनालिटिक्स सिस्टम है दिल्ली पुलिस जो इस्तेमाल करती है वो क्राइम मैपिंग करती है एंड आइडेंटिफाई करती है हॉट स्पॉट को, और उस हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पर ज्यादा आकर्षित वाला ध्यान दिया जाता है सो दैट वहां पर फिर से एंड ज्यादा क्राइम ना हो सके। एंड देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव ली गई हैं टू प्रिवेंट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम है सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए वो लाई गई है टू मॉनिटर एंड ट्रैक द पुलिस इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक चली है, क्या हो रहा है। दूसरा आपका नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स, और इसके तहत आइडेंटिफाई की जाएंगी रिपीटेड ऑफेंडर्स की, यानी कि जो बार बार क्राइम को रिपीट करते हैं, एंड अलर्ट्स भी दी जाएंगे ऑन द सेक्स ऑफेंडर्स एज वेल। एंड वी हैव द क्राइम एक्ट यानी कि क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, और ये बेसिकली शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन को ऑन द हीनियस क्राइम्स एंड कोऑर्डिनेशन भी करेंगे इन द इंटर स्टेट क्राइम्स एज वेल। एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम, ये तो है ही है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर आई थिंक थर्ड डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। तो देख सकते हो अफगान से रिलेटेड न्यूज है। अफगान ओपियम प्रोडक्शन, ओपियम आपको पता है एक प्रकार का नशे वाला आइटम है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका 5th ईयर कंटिन्यूसली राइज हुआ है। तो एक तो आपका तालिबान गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑक्युपाई कर लिया है अफगानिस्तान को, और इस प्रकार की घटनाएं ड्रग्स एंड जो आपका ओपियम ये सब की घटनाएं आपको बार बार अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। इसके कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल का नुकसान होगा, और ये जो आपका ड्रग्स की लिसिट ट्रैफिकिंग है वो इंडिया सब में भी हो सकती है और इंडिया भी प्रभावित हो सकता है। तो ये मेजर जो पिक्चर है आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो हीरोइन है गांजा जिसको कहते हैं बेसिकली, तो मेन हीरोइन ट्रैफिकिंग किस प्रकार से आपका फ्लो करता है इंटरनेशनल लेवल पर आप देख सकते हो। अफगानिस्तान से आपका गल्फ नेशन में जाता है, इवन साउथ एशिया में भी जाता है, इवन सेंट्रल एशिया में भी जाता है, इवन ट्रांस कॉकसस वाला जो रीजन है, यूरोप वाला जो रीजन है वहां पर भी जाता है, फिर यहाँ से आपका इधर जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है, और अफगानिस्तान से वहाँ ही नहीं बल्कि ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में भी जाता है, इनफैक्ट आपका अफ्रीका वाले रीजन में भी जाता है। तो आप देख सकते हो जो ओपियम का जाल है, ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जाल है कितना बड़ा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं तालिबान के आने के बाद वहाँ पर फिर से आपका ये जो इश्यू आ सकती है, तो ये ध्यान रखनी है। तो ये जो फाइंडिंग है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय द यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम दैट इज यूएनओडीसी, जो बेसिकली लॉन्च हुई थी व्हेन द पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव वाज अकरिंग। एंड जब हम बात करते हैं पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव की, तो ये इंटरनेशनल कोलिशन है जिसमें भारत भी पार्ट है, और 2003 में से लॉन्च किया गया था। सो दैट बेसिक एम क्या है इसका कि इलिसिट ट्रैफिकिंग इन ओपियम जो होता है उसको कम्बेट कर सके, और ये ओपियम का बेसिक ओरिजिन लोकेशन अफगानिस्तान में है, तो इनको कम्बेट करने के लिए ये आपका पीपीआई लॉन्च की गई थी। तो क्या की हाईलाइट है इस रिपोर्ट की, तो आप देख सकते हो जो ओपियम प्रोडक्शन है अफगानिस्तान में 8% से बढ़ गया है 2021 की ही अगर हम बात करें। टोटल प्रोडक्शन भी पता है कि कितनी हुई है 6800 टन। एंड आप देख सकते हो 85% ऑफ द ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन जो 2020 में हुआ वो आपका अफगानिस्तान में ही हुआ है। एंड अफगान ओपिएट्स सप्लाई 8 आउट ऑफ 10 यानी कि 80% सप्लाई जो है वर्ल्ड वाइड वो अफगानिस्तान ही करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो किस प्रकार से अफगानिस्तान में ओपियम की जो आपका ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि वेल इस्टेब्लिश्ड है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या की हाईलाइट हुई है कि जो मेथाम्फेटामाइन है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है अफगानिस्तान में, बिकॉज जो ओपियम मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, एंड हाई रीजनल एंड ग्लोबल डिमांड फॉर द मेथाम्फेटामाइन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मेंस के लिए आप क्या याद रखना है, इम्पैक्ट क्या होगा भारत पर। तो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएनओडीसी जो इसके बारे में हमने बात करा, 45% ऑफ द हीरोइन इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो ये पहला इम्पैक्ट देख लो डाटा का आधार पर कि इंडिया में जो ओपियम की ट्रेडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है।
बिकॉज 45% जो हीरोइन भारत में देखने को मिलते हैं वो आपका अफगानिस्तान से आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोअर कोस्ट सिंथेटिक मेथामेफेटामाइन वो कहीं ना कहीं यंग यूजर्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। यंग यूजर्स भी कहीं ना कहीं इस नशे के बेसिक इन्वॉल्वमेंट में आ रहे हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे यूथ को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तीसरा इश्यू क्या आ रहा है, तो ये जो आपका वल्नरेबिलिटी टू द सदर्न ट्रैफिकिंग रूट। तो सदर्न ट्रैफिकिंग रूट यानी कि मतलब क्या कि इंडिया से भी ट्रैफिकिंग हो सकता है, बिकॉज इंटरमीडिएटरी सब जुड़े पड़े हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये है आपका सदर्न रूट, है ना। सदर्न रूट ब्लैक कलर में आपका जो दिखा रहा है, कहाँ गया सदर्न रूट? सदर्न रूट आप देख सकते हो, इधर है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वेलफेयर स्टेट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू पीपल डाइंग इन हंगर। वेलफेयर स्टेट के बारे में तो आप पढ़ते ही होंगे। इंडिया इज ऑल्सो वेलफेयर स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट बेसिकली आपका बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये आया है कि जो वेलफेयर स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो फूड प्रोवाइड करे टू दोज पीपल who are dying in hunger, and hunger is an important topic in our syllabus, you must understand। ठीक है, तो देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि there should not be any starvation death, यानी कि ऐसा स्थिति कभी ना आए कि भूख के कारण, खाना न मिलने के कारण डेथ हुआ हो। ये फर्स्ट जॉब है किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए। एंड उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का टाइम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप पैन इंडिया पॉलिसी लेकर आए कम्युनिटी किचन्स के रूप में, सो दैट ये कम्युनिटी किचन्स जिनको भी खाने की दरकार है, जिनको भी जो फूड की दरकार है, वो इन्हें प्रोवाइड की जा सके वाया कम्युनिटी किचन। एंड पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बेसिकली एक स्कीम लेकर आए जो पैन इंडिया कम्युनिटी किचन्स एस्टेब्लिश करे आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इनोवेटिव कंसेप्ट है। अगर हंगर को दूर करना है तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी किचन, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कम्युनिटी किचन की बात करें, जैसे हमारे देश में है बेसिकली, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अन्नपूर्णा रसोई राजस्थान में है, अन्ना कैंटीन आंध्र प्रदेश में, ये सब कुछ संस्थाएं जो फ्री मील्स प्रोवाइड करती है और धीरे धीरे ये इमर्ज होती आ रही है। वेरियस स्टेट में ये आपका सिस्टम आ रहा है एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी किचन्स के रोल को आपको याद रखनी है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, किसके लिए? फॉर दोज जो बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते अपने लिए, फॉर एग्जांपल एल्डरली, इल पीपल्स, डिजेबल पीपल्स, डेस्टिट्यूट पीपल्स। दूसरा सिग्निफिकेंस की बात करें तो वर्किंग पीपल इन अर्बन एरियाज, उनके लिए भी आपका ये खाना प्रदान करता है, उनके लिए भी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल रिक्शा पुलर हो या फिर डिलीवरी बॉय हो, उनको भूख लग गया, उनको खाने की जरूरत है, पैसे नहीं है, तो यहाँ से वो खाना खरीद सकते हैं, खाना खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव भी नहीं होगा और न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा, जनाहार जिसको आप कहते हो। एंड दूसरी कंडीशन तो ये भी है जो कहीं ना कहीं हमें सर्व भी आती है कि डिस्पाइट वी हैव फूड सरप्लस कंट्री, हमारे पास फूड भंडार की कमी नहीं है, लेकिन इंडिया इज ए लैगार्ड इन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। तो कैसे आप बता सकते हो कि इंडिया इज डीपली अंडर द हंगर एंड मालन्यूट्रिशन? तो देख सकते हो इंडिया का रैंक जो है स्लिप हुआ है, अब तो 101 आ गए हैं 94 के कंपेरिजन में इन द 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो दैट्स वाई ये इंडिकेट कर रहा है कि हम हंगर एंड मालन्यूट्रिशन की समस्याओं को डील करने में कहीं ना कहीं अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा आपका जो नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 रिपोर्ट है, इन्होंने हाईलाइट किया है कि लगभग 19 करोड़ पीपल उनको स्लीप करना पड़ता है, उनको भूखे पेट सोना पड़ता है एवरी नाइट। ये आप स्टेटमेंट याद रखना, कहीं भी यूज कर सकते हो। एज पर द नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 रिपोर्ट अराउंड 19 करोड़ कम नहीं होते, 19 करोड़ पीपल कंपेल्ड टू स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। एंड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, वी हैव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो ये सब कुछ स्कीम है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 5 आई थिंक सो, एंड पावर आर्टिकल नंबर 6 विच डील्स विद द पावर कंपनीज एंड पावर कंपनीज कैन बंडल रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बातें हैं देख सकते हो। ये जो आपका स्टेटमेंट आया है कि पावर कंपनीज कैन बंडल रिन्यूएबल एनर्जी, क्या मतलब है इसका? तो बेसिकली ये जो आपका
डिसीजन लाया गया है। इसका बेसिक एम यही है कि किस प्रकार से हम थर्मल पावर जनरेशन जो है वो कम करें एंड रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में चले। दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अमेंड किया है सर्टेन नॉर्म्स को, सो दैट जो पावर प्रोड्यूसर है, जो पावर को प्रोड्यूस करते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी को बंडल कर सकते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग पावर परचेज एग्रीमेंट। एंड 2018 में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इन्होंने मैकेनिज्म भी लाया था सो दैट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनकी बंडलिंग की जा सके थर्मल पावर के साथ। एंड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनको एक बेसिकली कंपल्सन दिया जाता है, ऑब्लिगेशन दिया जाता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है उनसे आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी खरीदोगे ही, सो दैट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है उनको बेनिफिट हो और देश में रिन्यूएबल एनर्जी का जो सिस्टम है, माहौल है, वो बन, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं ये जो मैकेनिज्म है वो रिवाइज किया गया है कंसीडरिंग द चेंजेस इन द एनर्जी मिक्स एंड इट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर एफर्ट कि कैसे हम 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट कर सके बाय 2030, बिकॉज हमारा टारगेट अब ये है टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी, यानी कि फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज एंड बाय 2030। क्या बेनिफिट होगा इस मूव का? तो पहली बात तो ये कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल पावर को जब एक साथ बेचेंगे, इसी को तो बंडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो सेलिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल पावर टुगेदर, ये बायर्स को प्रोवाइड करेगा, एश्योर करेगा कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। कहीं हो सकता है कि जो थर्मल पावर आपका उतना एनर्जी मीट नहीं कर पाया, सप्लाई नहीं कर पाया, तो ये जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बदले में वो गैप को फिल कर देगा। तो डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि एश्योरेंस ऑफ रिसीविंग अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट विल एड्रेस द इश्यूज ऑफ इंटरमिटेंसी एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सप्लाई की लिमिटेड आवर्स होती है कि भाई साहब 3 घंटे बिजली गुल हो गई, ऐसी इश्यू कम होंगी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी भी आपका बदले में कंप्लीमेंट करेगा एनर्जी सप्लाई को, एज वेल एज लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। एंड जो डिस्कॉम से यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली, वो भी अब रिन्यूएबल एनर्जी जो सप्लाई की गई है अंडर दिस स्कीम टू बार द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, उसके अंतर्गत ये काउंट होगा। एंड अंडर द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो बल्क परचेजर्स हैं, बल्क परचेजर्स कौन होते हैं? डिस्कॉम्स होते हैं। एंड ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, कैप्टिव यूजर्स, उनको सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना पड़ता है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर आउट ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया 17 नवंबर के। होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।